नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बड़े मुश्किल दौर में जानबूझकर लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बचाने का यही तरीका है। तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। मेरा बड़ा मन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी 1-2 मिनट बचना हो बचे। तो सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूं कि एक मुश्किल दौर, एक खतरनाक दौर, एक दारुण दौर में उन्होंने एक इतने एकांत के इलाके को इतने विशाल कार्यक्रम के लिए चुना। खासकर जब मंटू ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आपको इंजोर आना है, तो मैं बड़ा सशंकित था। मुझे लग रहा था मैं दिल्ली से पटना आऊँगा, फिर पटना से इंजोर आऊँगा, फिर यहाँ से वापस गया जाऊँगा, फिर वहाँ से दिल्ली वापस जाऊँगा। ये 4-5 दिन मेरा बर्बाद होगा। लेकिन मैं ये बहुत आत्मविश्वास के साथ आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा करता तो मुझे उम्र भर इसका अफसोस होता। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी तरह के नाचीज को सुनने के लिए इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। और जो मैं कहना चाहता हूं, और मेरी शिकायत है मंटू से, मेरी शिकायत है मनोज भैया से, और मेरी शिकायत यह है कि आपने मुझे अतिथि क्यों कहा। मैं तो घर का आदमी हूं, मैं तो आपके बीच का आदमी हूं। अतरौली ओबरा मिडिल स्कूल में बोरे टाट पट्टी पर पढ़कर मैं बारून गया, बारून से बनारस गया, बनारस से इलाहाबाद गया, इलाहाबाद से दिल्ली गया, और आज फिर आपके बीच आया हूं। ये सब मेरी जगह है। ये बंधु बिघा मेरी ननिहाल, ये इंजोर, ये बेलाढ़ी, बेलाओं, ये सब मेरे बचपन के मोहल्ले रहे हैं। आपको मुझे अतिथि नहीं कहना था, आपको मुझे अधिकार के साथ कहना था कि आप आइए, हम आपको आदेश देते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदे से जब भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं चाहे जितना मसरूफ रहूं, चाहे जितना व्यस्त रहूं, चाहे जितनी मेरी कामकाजी दुनिया हो, मैं आपके बीच हर काम छोड़कर जरूर जरूर आऊंगा। एक और बात, आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई नई बात कहने वाला हूं आपके बीच। सच यह है कि मेरे पास आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए नया कुछ है नहीं। और वो इसलिए नहीं है कि मंच पर और मंच के सामने जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उतनी जितनी उनके संघर्षों की उम्र है, उतनी तो मेरी पूरी उम्र भी नहीं है। जितना उन्होंने सड़कों पर गुजारा है, जितना हको अधिकार के लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उतनी तो मेरी पूरी उम्र नहीं है। मैं क्या आपको कोई नई बात बताऊं, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास होता है जब मैं यहां खड़ा हूं। एहसास होता है कि मैं आपको क्या बता सकता हूं। एहसास होता है कि मैं कोई ऐसी चीज आपसे कहूं जो आप भूलने लगे। मैं कोई ऐसी चीज बोलूं जिससे आपको लगे कि ये मेरी बात है, मेरे दिल की बात है। और मेरे भाई, मेरी माताओं, मेरी बहनों, वो बात कड़वी भी हो सकती है। तो आज आपकी जमीन का बेटा आपके सामने खड़ा है और आपसे कोई कड़वी बात कहे तो उसे माफ करना, उसकी बात को समझने की कोशिश करना। आज हम क्यों पटेल के नाम पर यहां जमा हुए हैं, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें होंगी। पटेल को नेहरू से लड़ाने की कोशिश होगी, गांधी को बाबा साहब अंबेडकर से लड़ाने की कोशिश होगी, फिर गांधी को पटेल से लड़ाने की कोशिश होगी। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि अगर आप जमीन खोदोगे तो आपको 700 साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया गया। मैं आऊंगा उस पर। जमीन खोदोगे तो आपको पता नहीं आपको कितना गहरा खोदा जाएगा, और आपको नहीं पता कि आपके पुरखों के कंकाल निकलेंगे वहां से। इसलिए इस विशाल मैदान में खड़े होकर मैं अपने पुरखों को याद करना चाहता हूं।
सरदार पटेल का मतलब क्या? सरदार पटेल का मतलब क्या कोई व्यक्ति? सरदार पटेल का मतलब क्या कोई पद? सरदार पटेल का मतलब क्या किसी सभा का कोई सदस्य? नहीं साहब, सरदार पटेल का मतलब हकों की जिम्मेदारी। सरदार पटेल का मतलब हम अपनी चीजें छीनेंगे आपसे अगर आप देने को तैयार नहीं होंगे तो। सरदार पटेल का मतलब हमारी जिद। सरदार पटेल का मतलब हमारी रूहों में उतरा हुआ वो स्वाभिमान जो हमारी और आपकी रगों में दौड़ता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई फालतू बात नहीं करना चाहता हूं और खरी खरी बात कहकर यहां से जाऊंगा। ये मेरा हक है और ये हक मुझसे आप नहीं छीन सकते। शिक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई है, इतिहास की बात हुई है, लेकिन मैं भविष्य की बात करना चाहता हूं। और भविष्य की बात इसलिए करना चाहता हूं कि जिन बच्चों को यहां सम्मानित किया गया है, जिन बच्चियों को यहां सम्मानित किया गया है, वो आपका सर्टिफिकेट, आपका मेडल, आपका पुरस्कार लेकर यहां से जाएंगे तो वो कौन सी जमीन पर कदम रखने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इनकलाब जिंदाबाद के नारों में, हम फूल माला माल्यार्पण में उनके कदमों के नीचे की जमीन खींचते जा रहे हैं और हमको इसका एहसास तक नहीं। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि साजिशों को समझो। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज बिहार ने रास्ता दिखाया है देश को। 75% रिजर्वेशन की बात हुई है, जातीय जनगणना की बात हुई है। ये मांग पूरे देश में जानी चाहिए और इस मांग से आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस लड़ाई पर मैं आज बात करने आया हूं। एक ऐतिहासिक मौका है जिसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसका हमको उत्सव मनाना चाहिए, जिसका हमको जश्न मनाना चाहिए। और इसलिए मैं जोरदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ कहने आया हूं कि ये अधिकार जो साल दर साल से हमसे छीने गए हैं, वो अधिकार जो आपने हमें जूतों के नीचे रौंदा है, वो अधिकार जो आपने भीख के तौर पर हमारे सामने टुकड़ों की तरफ फेंका है, हम उसको लेने से इनकार करते हैं। हम अपना पूरा हिस्सा चाहते हैं। कोई आधी अधूरी बात नहीं होगी, कोई छोटी बात नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम हिस्सेदारी से मान जाने वाले लोग हैं। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये सड़क, ये मिट्टी हमने खोदी, ये सड़क हमने बनाया, ये पुल हमने बनाए, ये बांध और बागीचे हमने बनाए, ये नहरें हमने खोदी और सारा अधिकार आपका। ये चलने वाला नहीं है बाबू, ये चलने वाला नहीं। और इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के साथ आया हूं आपके बीच। थोड़ा बोरिंग लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आप सुनिएगा, क्योंकि इसी से आगे का रास्ता निकलेगा और आपकी समझ में आएगा कि हम जो बात करना चाहते हैं वो क्यों ये बात करना चाहते हैं और उन बातों को करना क्यों जरूरी है और क्यों मैं कड़वा होकर भी आपके बीच ये हिम्मत जुटा पा रहा हूं। ये हिम्मत आपकी दी हुई है, ये हिम्मत इधर बैठे लोगों की दी हुई है, ये हिम्मत हमारी माओ और बहनों की दी हुई है। मैं उसी हिम्मत के हवाले से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। 75% रिजर्वेशन की बात हुई, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी, आग लगी। नीतीश जी ने विधानसभा में कुछ कहा, उसको लेकर दिल्ली की मीडिया जल गई। अजीब सा लगा, पूरा मामला गोल। रिजर्वेशन की कोई बात नहीं, जो हक और हुकूक की बात थी उसकी कोई बात नहीं। बात क्या हुई कि नीतीश कुमार ने 2 लाइनें क्यों कही। मुझे उससे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे उससे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे दुख हुआ तब जब नीतीश कुमार ने माफी मांगी विधानसभा में खड़े होकर, तब मुझे ठेस लगी कि हमारा नेता माफी क्यों मांगता। नीतीश जी को कहना था कि मैं अपने हर शब्द का हिसाब देने पर तैयार हूं। पहले आप हिसाब दो कि इस देश की औरतों को 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था। आप हिसाब दो कि कांग्रेस की विधवा किसने कहा था। आप हिसाब दो कि इस देश की औरतों को गालियां किसने बकी। तब हम जवाब देंगे कि इस बिहार की विधानसभा में हमने जो कहा उसकी तार्किकता क्या है। हम डरने वाले लोग, आप डराने की कोशिश करते हो और ये डराने की कोशिश इसलिए कि दिल्ली का पूरा मीडिया, पटना का मीडिया एक खास जाति के लोगों से भरा पड़ा है। आपको मिर्ची लगती है कि इतने सारे लोग, 75% लोग जब अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो आपके कदमों के नीचे से जमीन खींचेंगे। आप डरते हो अपनी जमीन खींचे जाने से, इसलिए हमारे नेताओं पर इल्जाम लगाते हो। आप इल्जाम लगाते हो नीतीश कुमार पर, आप इल्जाम लगाते हो लालू प्रसाद यादव पर, आप इल्जाम लगाते हो तेजस्वी यादव पर। आपके हाथ शहीद जगदेव के खून से रंगे हुए हैं और इसके लिए हम आपको माफ करने वाले नहीं।
जब मैं यहां बैठा हुआ था, सामने गौतम लिखा हुआ है इस लाउड स्पीकर पर, और नीचे कुर्था लिखा हुआ है, तो मुझे 5 सितंबर 1974 की वो शाम याद आई जब इसी कुर्था में शहीद जगदेव के माथे पर गोली मारी गई थी। शहीद जगदेव क्या कोई आदमी था? शहीद जगदेव एक सोच थी। आप शहीद जगदेव को मार सकते हो, लेकिन आप बाबू जगदेव की सोच को नहीं मार सकते। वो सोच हमारे दिलों में रहती है, वो सोच हमारे जहन में रहती है, वो सोच हमारे साथ 24 घंटे रहती है, और वो सोच 1974 के 5 सितंबर से आज तक मरी नहीं है। और हम वादा करते हैं कि इस सोच को हमारी तरह के लोग बढ़ने। आपको पता है बाबू जगदेव को कैसे मारा गया था? मारने के बाद वहां के दारोगा ने कुर्था के उनके सिर में गोली मारी थी। वो पानी पानी चिल्ला रहे थे और उनके मुंह में पेशाब किया। मैं ये बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप याद रखना और कभी मत भूलना इस बात को कि आज जो हम ठाठ से बाबू बनकर रह रहे हैं, हम जो हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं, हम जो लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उसके लिए हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी। कहीं आप भूल न जाओ, इसलिए मैं दिल्ली से चलकर यहाँ आया हूँ आपको बताने के लिए कि आप याद रखना। क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही बात। अरे हमारा 90 भाग, हम 75 पर संतुष्ट हैं। आप तो खुशी मनाओ, आप तो मिठाइयां बांटो, आप तो हमको फूल माला पहनाओ, आप हमारा स्वागत करो कि हम 90% वाले लोग 65% पर आकर खुश होने को तैयार हैं। आपको हमारा स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। आप हमको बोलते हो टैलेंट की बात करते हो, आप बात करते हो कि आपके भीतर टैलेंट नहीं है, आप बात करते हो प्रतिभा नहीं है। मैं बताता हूं आपको प्रतिभा। अभी 3 दिन पुरानी एक लड़की ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा कि ये पिछड़े दलित हमारा हक खा जाते हैं, हमारे भीतर तो बहुत टैलेंट है। पूछा पत्रकार ने, बिटिया तुम्हारा रैंक कितना था IIT JEE में? उसने कहा 4,97,000। 4,97,000वीं रैंक वाले लोग हमको मेरिट सिखाते हैं, हमको प्रतिभा सिखाते हैं, हमको बोलना सिखाते हैं, हमको चलना सिखाते हैं। हम आपको पढ़ना सिखाएंगे क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। हमसे हमारी लड़ाई का हक छीनकर आप सोचते हो। और ये क्यों आई 75% की बात, क्यों आई जातीय जनगणना की बात, इस पर भी जरा सोच लीजिए। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और इससे आपको समझने में सहूलियत होगी कि जिन बच्चों को आपने पुरस्कृत किया है, उन बच्चों के सामने कितना अंधेरा भविष्य खड़ा है। और इसलिए हमारी तरह के लोग लड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आए। मुझे इस बात को मानने में कोई हिचक नहीं है, मुझे यह स्वीकार करने में गर्व है कि हाँ, मुझे आज तक में एक खास जाति के लोगों ने अपने सबसे ब्रिलियंट प्रोड्यूसर को निकालकर बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि आप मेरी प्रतिभा से डरते थे। आपकी ऐसी बौद्धिक क्षमताएं नहीं थी जो आप हमारा मुकाबला कर पाते, और इसलिए आपने हमको सिस्टम से निकाल बाहर किया। लेकिन क्या आपके सिस्टम से निकाल बाहर करने से हमारी तरह के लोग बाहर हो जाएंगे? नहीं होंगे। और मैं इस बात का ऐलान करने आया। क्यों 75% की बात हो रही है? क्यों जातीय जनगणना की जरूरत महसूस हो रही है? क्यों रिजर्वेशन पर बात होने लगी? क्यों आरक्षण को रेगुलेट करने की बात होने लगी? और क्यों कुछ लोग बिलबिलाने लगे? जरा इस पर सोचना मेरे भाई, मेरी माओ, मेरे बहनों, मेरी बेटियों। 2 साल पुराना डेटा है। देश के 5 IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टॉप 6 इंस्टीट्यूशन, सुनना मेरे बच्चों, जिनको पुरस्कार मिला है, और उनके माँ बाप, उनके गार्डियन, उनकी माएं, सुनना जरा गौर से। देश की 5 IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का एक डेटा आया। पूछा गया, आप बताओ कि कितने लोग आपके यहां पिछड़े हैं, कितने लोग आपके यहां दलित हैं, कितने लोग आपके यहां आदिवासी हैं। आप जानते हैं साहब, इस देश के 5 टॉप IIT में, इस देश के सबसे टॉप साइंस इंस्टीट्यूशन में 90% लोग समान काम करते हैं, 10% में अपना अपना हिस्सा बांट लेना। और आप यहां बैठकर सोचते हो कि सारी चीजें इतनी आसानी से चलेंगी। और सुनो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कहते हैं उसको। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस उसको कहते हैं जो देश के लिए बड़ा जरूरी संस्थान है। आप, मुझे नहीं पता कि आपको गर्व होगा कि आपको शर्म आएगी, लेकिन मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि वहां 100% के 100% सवर्ण प्रोफेसर हैं। एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। यह सिस्टम चलने वाला नहीं है। इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा में, पिछले साल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आया लिखकर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस देश में है। पूछा गया, बताओ साहब, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने आदिवासी? मिर्ची लगती है ना, तो बता दो। 50 साल अगर तुमने रिजर्वेशन दिया है तो हम कहां पहुंचे? यह हमारा जानने का हक है। ये जानने का हक है हमारा कि आप हमारा हिस्सा मारकर तो नहीं बैठे हो। यह जानने का हक है हमारा कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य छीनकर आप अपने घरों में चिराग तो नहीं जला रहे हो। यह हक है हमारा जानने का। और जानते हैं क्या जवाब आया? जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लड़ाई यहीं से तय होगी। और लड़ाई से पीछे हटोगे तो अपने बाल बच्चों का हक मारोगे, आने वाली पीढ़ियों के घरों को अंधेरा करोगे। लड़ाई से पीछे हटोगे तो जुल्म करोगे अपने समाज पर। लड़ाई से पीछे हटोगे तो जुल्म करोगे इस मुल्क पर। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेटा है। टोटल टीचिंग स्टाफ मतलब प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने? 12,373। ये मेरा डेटा नहीं है भाई साहब, ये संसद में प्रेजेंट किया गया है, लोकसभा में, और देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है। जरा गौर से सुनिएगा। तो 12,373 लोगों में शेड्यूल्ड कास्ट के 1,306 लोग। कितना होना चाहिए? 1,855 होना चाहिए। 15% आप दे रहे हो, 10%। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग कितने? 568। कितना परसेंट? 4.5%। होना चाहिए कितना? 7.5%, 928। लेकिन ओबीसी का कितना? 1740, 14%। कुल होना चाहिए 50%, और आप रिजर्वेशन दे रहे हो 29%। यह 20% हमारा हिस्सा किसने मारा? यह 20% हिस्सा हमारे बच्चों का है। यह 20% हिस्सा हमारी बेटियों का है। यह 20% हिस्सा हमारी आने वाली नस्लों का है। यह छीना है, यह बराबरी करनी होगी। 75% नहीं, इस मुल्क में आने वाले कुछ सालों तक 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। पुराना सारा हिसाब करना होगा, आपको चुकाना पड़ेगा हिसाब। और मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप तो 700 साल का हिसाब खोद रहे हो। आपने बाबरी मस्जिद खोद डाली, आप मथुरा खोदने चले हो, आप बनारस खोद देना चाहते हो। हम 70 साल का हिसाब मांगते हो, हम तुम्हारी जमीन खोदेंगे। आप 700 साल का हिसाब मांगते हो, हम 70 साल का हिसाब मांगते हैं, और आप जवाब देने से भाग नहीं सकते। इस मुल्क की आजादी के बाद इस देश के दलितों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ, इस देश के आदिवासियों के साथ, इस देश की औरतों के साथ, इस देश के पसमानदा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी हम सौदेबाजी नहीं होने देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम उस छीनेंगे। वो हक हमारे बच्चों का है और हम उनके लिए बचाएंगे, ताकि आने वाली नस्लें अंधेरे घरों में न रहें जो हमारे पुरखों ने बताया। आप क्या कहते हो? जरा सुनिएगा। इस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एससी वाइस चांसलर, 2 एसटी वाइस चांसलर और 7 ओबीसी। होना चाहिए कितना? 14। आपने सीधा आधा कर दिया। लेकिन मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपने कैसे करके मेरा हक मारा है, हमारा हक मारा है, और हमारे पुरखों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, आपको याद दिलाने आया। हम बड़े मासूम लोग हैं, हम अपने पुरखों के त्याग को भुला देना चाहते हैं, उन पर हुए जुल्म और सितम को भुला देना चाहते हैं। यह वही मुल्क है, यह वही बिहार है, और यह वही जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद है जहां नारा लगता था
कि कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस तरह। आरक्षण कहां से आई, करपुरिया के माई भी आई, MA BA पास करेंगे, करपुरिया को बास करेंगे। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, करपूरी बादशाह में भैंस चरावे राम नरेश। ये सलूक किया है आपने हमारे साथ, और आप हमको सभ्यता सिखाते हो, आप हमको संस्कृति सिखाते हो, आप हमको बात करना सिखाते हो। बात करना तो अब हमको सिखाएंगे, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि बात करना अब हमको आ गया है। आप सोचते थे कि हमारे हाथों में तलवार थमाकर, हमारे हाथों में लाठी थमाकर, हमारे हाथों में बल्लम थमाकर राज आप करोगे। नहीं साहब, अब हमारे हाथों में कलम है, अब हमारे हाथों में किताब है, अब हमारे दिमाग में सोच है। आप इतिहास बदलने की बात करते हो, हम भी इतिहास बदलने की बात करते हैं, लेकिन जैसे आप बदलते हैं वैसे नहीं। हम लिखना चाहते हैं कि आप बताओ, इस देश के लोग जाने कि बाबू जगदेव को चौराहे पर कैसे मारा गया। इस देश के लोग जाने कि बीपी मंडल को कैसे गद्दी से हटाया गया। इस देश के लोग जाने कि सतीश प्रसाद को कैसे 5 दिनों तक सरकार चलाने के बाद हटाया गया। इस देश का इतिहास तो हम भी लिखेंगे और अपने तरीके से लिखेंगे। एक बात याद रखना रे मेरे भाई, पूरी दुनिया में कमजोर लोगों का कोई इतिहास नहीं होता, सताए हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं। आप बताओ, इतिहास के विद्यार्थी होंगे बहुत सारे, कालों का कोई इतिहास नहीं, आक्रमणकारियों का इतिहास होता है, औरतों का कोई इतिहास नहीं, मर्दों के इतिहास लिखे गए। इस देश में सताए हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं, इस देश में विजेताओं के इतिहास लिखे गए। क्यों? क्योंकि हमने कलम और किताब से हमको दूर रखा गया। हमको कलम और किताब से क्यों दूर रखा गया? कभी सोचा है? हमको कलम और किताब से इसलिए दूर रखा गया ताकि जिस दिन हम पढ़ लिख लेंगे उस दिन हम सोचने लगेंगे, और जिस दिन हम सोचने लगेंगे अपना हक मांगने लगेंगे, और जिस दिन हम अपना हक मांगने लगेंगे उस दिन आपको हमारे दिमाग में गोली मारनी पड़ेगी। मैं थोड़ी देर पहले जो कह रहा था कि बाबू जगदेव के दिमाग में क्यों गोली मारी गई, वो तो पीठ में भी मार सकता था, वो तो पेट में भी मार सकता था, वो तो पैर में भी मार सकता था। बाबू जगदेव के दिमाग में इसलिए गोली मारी गई कि वो संदेश दिया गया था हमारे और आपके पुरखों को कि हम आपको सोचने नहीं देंगे, हम आपको समझने नहीं देंगे, हम आपको अपना फैसला नहीं करने देंगे, आपकी तरफ से सारे फैसले हम करेंगे। और इसलिए इशारा किया गया था बाबू जगदेव के दिमाग में गोली मारकर कि अभी भी अगर आप सोचना बंद नहीं करोगे तो आपका भी हाल यही किया जाएगा। लेकिन इस देश के लोगों को उससे जो मिला है, आपने एक बाबू जगदेव को मारा, लाखों खड़े हो गए। आपने एक कर्पूरी का अपमान किया, लाखों खड़े हो गए। आज बात आ रही है ना, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो तो 100 में 90 शोषित से आया है। उन नारों को याद करने की जरूरत है, और उन नारों को इसलिए याद करने की जरूरत है कि तब आप समझेंगे कि आपके नेताओं से जो क्रेडिट छीना जा रहा है। 1970 में जब कर्पूरी पहली बार मुख्यमंत्री बने, सिंचाई विभाग में 17,000 वैकेंसी आई। अभी आई है ना 1,70,000। आप याद रखना, इसलिए कि आप उससे जोड़ पाओगे, बताकर जा रहा हूं। 17,000 वैकेंसी आई साहब सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में आई हुई ये पहली वैकेंसी थी। पहले क्या होता था कि संविदा पर रख लिया जाता था, और उसके रखने के पीछे कोई वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ती थी। तो जिस जात का अफसर आता था वो अपने जात के लोगों को भर लेता था, और किस जात के अफसर उस दौर में थे हमको कहने की जरूरत नहीं है। तो 17,000 की जब वैकेंसी आई और कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि नियम कानून का पालन होगा, तो बिहार में आग लग गई। कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए आंदोलन होने लगा। और इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद यह हुआ कि जिस तरीके से नियुक्तियां हुई, अभी एक विश्वगुरु है, इतनी संख्या देते ना, तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था विश्वगुरु ना है, पहले मैं भाषण दूंगा। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं, और बात यह है कि कहा जा रहा है ना आपको कि EWS आरक्षण अभी आया है,
कहा जा रहा है ना कि हुजूर ने महिलाओं को आरक्षण दिया। अरे आपकी ऐसी बौद्धिक हैसियत नहीं है, आप ये सब सोच पाते। इस देश में जब 26% रिजर्वेशन आया, कर्पूरी ठाकुर लेकर आए 1978 में, 20% ओबीसी को, 3% सवर्ण रिजर्वेशन को, सवर्णों को, गरीब सवर्णों को, और 3% महिलाओं को। इसलिए जब आपके बीच कोई आए कि महिला आरक्षण फला ने दिया है, तो बोलना झूठ। कोई आपके बीच आए कि सवर्ण आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण फला ने दिया है, आप कहना झूठ, बोलना आपके नेताओं की ऐसी औकात नहीं है इन सब चीजों के बारे में सोचने की। हमारे नेताओं ने झेला था और इसलिए वो सोच पाते थे। एल्विन टॉफलर नाम का एक बड़ा मशहूर अमेरिकी साइंटिस्ट हुए, सोशल साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि नॉलेज इज पावर। 1990 में यह बात कही थी। नॉलेज इज पावर क्यों कही थी? इसलिए कि एल्विन टॉफलर ने 1970 के दशक में सोच लिया था, इस बात को समझ लिया था कि आने वाली दुनिया में लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, आने वाली दुनिया में लड़ाई विचारों से लड़ी जाएगी। और इसलिए आपके विचारों को कुंद करने के लिए किताबों पर ताला लगाने की कोशिश है। ये जो प्राइवेटाइजेशन का जाल है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट संस्थानों में बदला जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी कॉलेजों पर ताला लगाया जा रहा है, उनकी व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, या दलितों के खिलाफ, या पिछड़ों के खिलाफ, या आदिवासियों के खिलाफ, या पसमानदा के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। और अगर चाहते हो कि इस देश का दलित पढ़ता रहे, अगर चाहते हो कि इस देश का पिछड़ा पढ़ता रहे, पसमानदा पढ़ते रहे, गरीब बेटियां पढ़ती रहे, तो सारे प्राइवेट विश्वविद्यालयों के फाटक खोल दिए जाने चाहिए। और नहीं तो इस देश की हुकूमत को गारंटी लेनी पड़ेगी कि कोई दलित का बच्चा, कोई पिछड़ा का बच्चा, कोई आदिवासी का बच्चा, कोई पसमानदा का बच्चा एमटी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, तो उसकी फीस सरकार को भरनी होगी। ये गारंटी हमको लेनी है, ये गारंटी हमको चाहिए। और इस गारंटी से कम पर हम कुछ मांगने को राजी नहीं है। आप हमको उल्लू बनाते रहे 75 साल तक, अमृत महोत्सव मना रहे हो। किस बात का अमृत महोत्सव? हमारे अधिकारों पर डाका डालकर, हमको सड़कों पर फेंककर, हमारे अधिकारों को कुचलकर ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हो, उसको हम पंचामृत महोत्सव में बदलना चाहते हैं। और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये लड़ाई 2-4 दिनों की नहीं है मेरे भाई, ये लड़ाई 2-4 साल की नहीं है। 50 साल की लड़ाई के बाद हमको रिजर्वेशन मिला, 70 साल की लड़ाई के बाद हमको हमारे अधिकार के बराबर रिजर्वेशन देने की बात हुई। अब इससे आगे की बात होनी चाहिए। इस देश में सरकारी नौकरी तो बची नहीं। इस देश के संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में तो आपने ताला लगाया। आपने सोचा सरकारी नौकरी क्यों बंद की गई? आपने सोचा कि 10 लाख से ज्यादा वैकेंसी जो भारत सरकार दबा कर बैठी है, जो 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात करते थे, वो जो दबा कर बैठे हैं, वो बात किसके खिलाफ है? आपने कभी सोचा? आपको सोचना चाहिए। ये जो 10 लाख नौकरियां दबा कर बैठी हुई है सरकार, और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सूबों में, अलग अलग तरीके से, ये इसलिए नहीं है बाबू कि सरकार के पास पैसे की कमी है। सैंक्शन पोस्ट है, बजट में हर साल प्रोविजन होता है, मनोज जी जानते हो, उसके लिए अलग से पैसे की जरूरत नहीं होती, बजटरी एलोकेशन होता है। आप इसलिए सरकारी नौकरियों पर वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो साहब, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकालोगे तो आपको रिजर्वेशन फॉलो करना पड़ेगा। आपको 50% निश्चित तौर पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को भरना पड़ेगा। और इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर आपके बराबरी की बात न करने लगे, इसलिए आपने सरकारी नौकरियों पर ताला लगाया। और यह बात हम समझते हैं।